Okay, the next, basically, in the previous lecture, we have discussed about linear regression model. Linear regression model is also a predictor, or sometimes we can say that it's a classifier. उसको हम इधर है क्लासिफायर भी कह सकते हैं, उसको हम predictor भी कह सकते हैं. The next classifier that we are going to discuss is decision tree. एक तो नाम से ही शो हो रहा है कि एक ट्री बेस्ड होगा. इसमें एक ट्री बनाएंगे जिसमें ये सब आप ऑलरेडी डाटा स्ट्रक्चर में स्टडी करके आए होते हैं कि ट्री में नोड्स होते हैं, आपके पास ब्रांचेस होती हैं, लीफ नोड्स होते हैं. तो हर नोड पे हमें डिसीजन करना पड़ेगा कि आइदर वी हैव टू मूव ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड. इसलिए हम इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ट्री बेस्ड है, इसलिए इस एल्गोरिदम को हम डिसीजन ट्री कहते हैं. As you can see on the slide, it's a method that induces concepts from examples, and this is known as inductive learning. There are two types of the learning, inductive and deductive. Inductive में ये होता है कि हमारे पास examples पहले provide की जाती हैं, उस एग्जाम्पल से हम लर्न करके हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं. जिस तरह अभी प्रीवियस हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि हमें एग्जाम्पल के तौर पे डाटा प्रोवाइडेड था, उस डाटा को यूज करके हमने एक इक्वेशन ड्रा कर ली थी. ठीक है, ये इंडक्टिव लर्निंग मेथड्स हैं. डिडक्टिव पे अभी हम नहीं जा रहे, वो हम नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड प्रैक्टिकल लर्निंग मेथड. बहुत ज्यादा यूज होता है, हम डिफरेंट फील्ड्स में इसको यूज करते हैं और मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज करेंगे. सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज नहीं करेंगे, बहुत सी और एप्लीकेशन होगी जहां पे इसको हम यूज करेंगे. द लर्निंग इज सुपरवाइज्ड. तो हमने स्टार्ट पे मशीन लर्निंग की टाइप्स देखी थी, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट. तो ये सुपरवाइज्ड है जिसमें द क्लासेस आर कैटेगरीज ऑफ द डाटा इंस्टेंसेस आर नोन. इसमें इट मीन जो आपकी आउटपुट होगी डाटा सेट के अंदर वो गिवन होगा. इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट्स एज डिसीजन ट्री, और उसको हम लेटर ऑन that can be converted into the form of if then rules. हम if then rules की फॉर्म में उसको हम रीराइट कर सकते हैं. ओके जी, द टारगेट फंक्शन कैन बी बूलियन और डिस्क्रीट वैल्यू. जो टारगेट फंक्शन होगा, जो आउटपुट होगा, उसको हम यस और नो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आपके पास डिस्क्रीट नंबर्स भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकते हैं. तो टारगेट फंक्शन जो आपके आउटपुट होगा वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, आइदर डिस्क्रीट और बूलियन. How can we represent the decision tree? Again, there are three basic required things in the decision tree. But the first thing is the node. कि कोई भी आपका decision tree होगा उसके अंदर node होता है. Each node corresponding to an attribute. Attribute क्या होगा? किसी भी डाटा के अंदर जो उसका कॉलम्स होते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट से जानते रहते हैं. इट मीन कॉलम्स को डाटा सेट जो हमारे टेबल्स की फॉर्म में होगा, जो हमारा कॉलम होगा जिसको हम एट्रीब्यूट भी कहेंगे, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहेंगे, जिसको हम फीचर भी कहेंगे. तो हर एक जो फीचर होगा वो एज अ नोड रिप्रेजेंट होगा डिसीजन ट्री के अंदर. अब उस एट्रीब्यूट की या उस कॉलम की के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होंगी. अगर उसके अंदर 2 डिफरेंट वैल्यूज है तो यस और नो है, तो इट मीन उस नोड की 2 ब्रांचेस होंगी, एक यस होगी, एक ब्रांच नो होगी. अगर उसकी 3 डिफरेंट वैल्यूज है, सपोज नॉर्मल, हाई, लो, तो इट मीन उस नोड की 3 ब्रांचेस बन जाएंगी. तो ईच ब्रांच कॉरेस्पॉन्ड टू एन एट्रीब्यूट वैल्यू. जितनी एट्रीब्यूट की डिफरेंट वैल्यूज होंगी उतनी उस नोड की ब्रांचेस बन जाएंगी. And the third thing is each leaf node assign a classification.
हर जो लीफ नोड होगा उसको हम जो आउटपुट होगा वो असाइन करेंगे, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0। जो भी आउटपुट आपकी आउटपुट कॉलम होगा उसकी जो वैल्यूज होंगी वो आप लीफ नोड पे उसको असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंपल डाटा सेट अबाउट द प्ले टेनिस। एक सैंपल डाटा सेट गिवन है 14 डेज का, और 14 डेज में उनने 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखे। आउटलुक देखा, द नेक्स्ट थिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये 4 एट्रीब्यूट्स उन्होंने देखे और एट द एंड उन्होंने डिसाइड किया कि इस दिन क्या हम टेनिस प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये 14 डेज का सैंपल डाटा सेट गिवन होता है। फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट सैंपल जो आपका फर्स्ट रो है, आउटलुक सनी, टेम्परेचर हॉट, ह्यूमिडिटी हाई एंड विंड आपकी वीक है। इट मीन इन दैट केस वी कांट प्ले टेनिस। अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास एट्रीब्यूट्स कितने हैं। जो फर्स्ट वाला ना डे वाला, ये तो सीरियल नंबर है, इसको हम एट्रीब्यूट के तौर पे कंसीडर नहीं करते। लास्ट जो कॉलम है प्ले टेनिस, दैट इज आवर आउटपुट, जिसको हम क्लासिफिकेशन आउटपुट भी कह सकते हैं, लेबल्स भी कह सकते हैं। तो यस और नो की फॉर्म में दिया है। रिमेनिंग 4 आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, दीज आर आवर 4 एट्रीब्यूट्स। इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहेंगे, इनको हम फीचर्स भी कहेंगे। तो अब हम आउटलुक में देखेंगे कितने डिफरेंट वैल्यूज हैं। एक सनी है, द नेक्स्ट वन इज ओवरकास्ट, द थर्ड वन इज रेन। तो हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं। इट मीन जब इसका हम नोड बनाएंगे तो इसके 3 ब्रांचेस बन जाएंगे। एक नोड ये आउटलुक का आ जाएगा, इसके नीचे 3 ब्रांचेस आ जाएंगी। जो एक ब्रांच शो करेगी सनी को, ये ओवरकास्ट को रिप्रेजेंट कर लेगी, और ये रेन को रिप्रेजेंट कर लेगी, और ये जो नोड होगा ये आउटलुक का बनेगा। इसी तरह जब टेम्परेचर का नोड बनाएंगे तो टेम्परेचर के नोड में देखेंगे कितने डिफरेंट वैल्यूज है। हॉट, एक हॉट है, द नेक्स्ट वन इज माइल्ड एंड द थर्ड वैल्यू इज कूल। तो 3 डिफरेंट वैल्यूज है। इट मीन इसकी 3 ब्रांचेस बनेगी। इस तरह ह्यूमिडिटी को देखते हैं, एक हाई है, द नेक्स्ट वन इज नॉर्मल। टू डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो जहां भी ह्यूमिडिटी का हमारा नोड आएगा उसके नीचे 2 ब्रांचेज आ जाएंगी। इसी तरह जो विंड होगा, विंड में देखेंगे हमारे पास वीक, स्ट्रॉन्ग, 2 ब्रांचेज हैं, 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो 2 ब्रांचेज बन जाएंगे। तो इस तरह हम नोड्स बनाएंगे, और हर एक नोड आउटलुक होगा, एक नोड इसका बनेगा, एक टेम्परेचर का नोड बनेगा, एक ह्यूमिडिटी का नोड बनेगा, एक विंड का नोड बनेगा। तो एट्रीब्यूट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ नोड, और जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज होंगी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द ब्रांचेस। और ब्रांचेस के बाद लीफ नोड्स क्या बनेंगे, लीफ नोड्स होंगे वो हम आउटपुट के तौर पे लेंगे, आइदर यस है या नो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आउटलुक सनी है, तो इट शुड बी आइदर यस और नो। तो इट मीन इसका जो लीफ नोड होगा यहाँ पे उस पे यस आना चाहिए या नो आना चाहिए। इसी तरह मैं कहता हूँ आउटलुक अगर ओवरकास्ट है तो उस केस में उसकी आउटपुट क्या होगी, यस और नो, दैट विल बी अ लीफ नोड। ठीक है। इसी तरह रेन के केस में देखेंगे कि रेन के केस में उसका आउटपुट क्या बन रहा है, यस और नो। तो अगेन जो लीफ नोड होगा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द आउटपुट लेबल यस और नो। तो अगेन हम इसको समराइज करते हैं कि जब भी हमने डिसीजन ट्री बनाना है इस तरह के डाटा का बनाना है, इस तरह के टेबल्स का बनाना पड़ेगा। तो हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा था कि each attribute will be represented by a node in the tree, and the second thing is the attribute values can be represented as the branches of that node, and the third thing is each leaf node will be represented by the output or label. तो इस तरह हम इस टेबल को ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।
ये हमारा एक सैंपल हमारे पास ट्री बन गया। सबसे पहले ऊपर हमने आउटलुक रख दिया एज अ रूट नोड, और आउटलुक के हमारे देयर आर 3 डिफरेंट वैल्यूज, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। सनी के केस में हम डिसाइड सारे नहीं कर सकते कि सनी के केस में सारे यस थे या सारे नो थे, तो हमें एक और नोड चाहिए यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी की आदत। अब हम देखेंगे कि ह्यूमिडिटी अगर हाई या नॉर्मल होगी और आउटलुक सनी होगी तो उस केस में यस और नो की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आउटलुक का जब ओवरकास्ट देखते हैं तो सारे यस आउटपुट डिसीजन पे आ जाते हैं, ये लीफ नोड आ जाएगा। तो डिसीजन ट्री फॉर द कंसेप्ट ऑफ प्ले टेनिस, unknown observation is classified by testing its attribute and reaching a leaf node। कोई भी हमारे पास जब लेटर ऑन कोई किसी भी डे का हमें वो 4 एट्रीब्यूट्स दे देते हैं कि अगर उस दिन ये 4 चीजें होंगी, आउटलुक उसका ये होगा, उसकी जो ह्यूमिडिटी ये होगी, उसका विंड ये होगी, उसका टेम्परेचर ये होगा, तो क्या हम टेनिस प्ले कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो इस ट्री को देख के हम वो डिटरमिन कर लेंगे। यही हमने अब हमने करना क्या है, हमने ये ट्री डिजाइन करना है। तो ट्री को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डिसीजन ट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ disjunction of conjunctions of constraints on the attribute values of the instances। ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है, इसको अंडरस्टैंड करना आपने। decision tree can be represented as a disjunction of conjunctions of constraints। तो आप सिंपल ये वर्ड याद रखें, disjunction of conjunction। ये कैसे होगा ये हम अभी आगे एग्जांपल में इसको देख लेते हैं। each path from the tree node to a leaf correspond to a conjunction of attribute test। जो कंजंक्शन होता है इसको हम क्या कहते होते हैं? एंड गेट। और जो डिसजंक्शन होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं और की फॉर्म में। तो डिसजंक्शन को हम और लिखते हैं और कंजंक्शन को हम एंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम भी देखते हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पे है ईच पाथ फ्रॉम ट्री रूट टू अ लीफ। के रूट से जब हम स्टार्ट करके किसी भी लीफ पे जाएंगे, दैट विल बी कोरेस्पोंडिंग टू अ कंजंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट टेस्ट। इट मीन वहां पे हम कंजंक्शन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल ऊपर एक आउटलुक का एट्रीब्यूट था, उसके नीचे सनी था, सनी की ब्रांच थी, सनी के नीचे फिर ह्यूमिडिटी का नोड था और फिर लीफ नोड था। तो हम लिखेंगे इफ आउटलुक इक्वल सनी एंड ह्यूमिडिटी इक्वल यस, हाँ ह्यूमिडिटी इक्वल हाई, देन हम चेक करेंगे उसका आउटपुट क्या है। तो इट मीन अगर किसी एक पाथ पे चलेंगे तो वहां पे हम कंजंक्शन यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे उसमें। द ट्री इटसेल्फ corresponding to a disjunction of these conjunction। जब डिफरेंट पाथ को हम आपस में कंबाइन करेंगे तो उनको हम डिसजंक्शन के थ्रू कंबाइन करेंगे। ये एग्जांपल भी आगे हम देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो अगेन आप याद रखें, इट्स अ डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शंस। ये हमारा एक ट्री है, इसको जब हम इफ रूल्स इफ देन रूल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है आइदर हम यस का बनाएंगे या नो का बनाएंगे। अगर मैं कहता हूं जी कि किस किस दिन हम टेनिस प्ले कर सकते हैं, यस का केस क्या बनेगा? मैं सपोज करता हूं ये ट्री मेरे पास डिजाइन हो गया, इसके बाद मैंने यस निकालने, एक यस ये है, दूसरा यस का पाथ ये है और तीसरा यस का पाथ ये है, ये 3। तो इट मीन एक इसका पाथ ये बनेगा, ये पाथ बनेगा। अब इस पाथ पे हम क्या यूज करेंगे? इफ आउटलुक इक्वल सनी एंड, यहां पे हम यूज करेंगे एंड, तो इसको हम कहेंगे कंजंक्शन। ह्यूमिडिटी इक्वल नॉर्मल, देन आउटपुट इक्वल यस। तो इट मीन रूट से जब लीफ तक जाएंगे तो यहां पे हम कंजंक्शन यूज करेंगे और कंजंक्शन को हम एंड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आउटलुक इक्वल सनी एंड ह्यूमिडिटी इक्वल नॉर्मल, तो आउटपुट आपकी क्या होगी? यस।
अदरवाइज यस आर, आर कब होगा जब हम दूसरे पाथ पे जाए, आर आउटलुक इक्वल ओवरकास्ट, तो आउटपुट क्या होगी, यस होगी। ये सेकंड आ गया जी। और थर्ड केस क्या बनेगा, ये वाला ब्रांच बन जाएगी, आउटलुक इक्वल रेन एंड विंड इक्वल वीक, विंड इक्वल वीक, तो तब भी आउटपुट क्या होगी, यस होगी। तो इट मीन यस के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट पाथ्स हैं, तो उन 3 पाथ्स को आपस में डिसजंक्शन के थ्रू कंबाइन करेंगे, और एक पाथ पे जितने एट्रीब्यूट्स, जितने नोड्स होंगे उनको हम कंजंक्शन के थ्रू कंबाइन करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं the decision tree can be represented as a disjunction of conjunctions। तो पहले कंजंक्शन बनाएंगे, फिर जितने पाथ्स आएंगे उनको डिसजंक्शन के थ्रू कंबाइन कर देते हैं। तो अगेन मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, decision tree can be represented as a disjunction of conjunctions। तो इसको हम सिंपल इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। Most algorithm for growing decision tree are variants of a basic algorithm। एक हम basic algorithm देखेंगे, बाकी जितने decision tree के variants बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा algorithms हैं decision tree की जो variants पे जो एक सिंपल सी चीज चेंज की उसको नया decision tree कह दिया। तो basic algorithm के इसके different variants हैं। The basic algorithm that was ID3 algorithm that was developed by one of the most famous researcher Quinlan in 1986, and it employs a top-down strategy। हम रूट से स्टार्ट करते हैं और लीफ तक जाते हैं। ग्रिडी सर्च थ्रू द स्पेस ऑफ पॉसिबल डिसीजन ट्री, हर नोड पे बैठ के हम ग्रिड यूज करते हैं कि अगर हम इस पाथ पे जाएंगे तो हमें ट्रू कंडीशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये देखना, ये ट्री हमने डिजाइन करना खुद के ऊपर। सबसे पहले रूट नोड कौन सा एट्रीब्यूट बनेगा, ऐसे रैंडमली किसी एट्रीब्यूट को हम नहीं बना सकते हैं, हमें ये किसी मैयर के थ्रू इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट द बेस्ट एट्रीब्यूट टू बी टेस्टेड एट द रूट ऑफ द ट्री। तो हमने बेस्ट एट्रीब्यूट वो निकालना है जिसको हम एज अ रूट कंसीडर करेंगे। फॉर मेकिंग दिस सिलेक्शन ईच एट्रीब्यूट इज इवेलुएटेड यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू डिटरमिन how well it alone classifies the training set examples। हम सबसे पहले सारे एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करेंगे एक स्टैटिस्टिकल मेजर के थ्रू और देखेंगे किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी जिस एट्रीब्यूट की, वो एज अ रूट कंसीडर होगा। अब वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होगा, ये स्टैटिस्टिकल वैल्यू क्या होगी, दैट कैन बी शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो सपोज हमारे यही जो हमारा प्रीवियस डाटा सेट था, तो हमारे पास 14 ऑब्जर्वेशन थी। ये गलती से 12 लिखे हैं। देयर वर 14 ऑब्जर्वेशंस और 14 में 4 एट्रीब्यूट्स थे, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, एंड 2 आउटपुट क्लासेस थी, यस और नो। यहाँ पे यस की जो क्लासेस हैं वो ग्रीन से शो है और जो नो की है वो ब्लू से शो की गई है। तो यहाँ पे जो ये डी है दैट इज द बेसिकली सैंपल नंबर, डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3। अब हम मैं सपोज करता हूँ कि मैं अगर आउटलुक को एज अ रूट नोड कंसीडर करता हूँ, तो क्या उसकी बेस पे मेरे पास लीफ नोड आ सकते हैं, सिर्फ यस हो या सिर्फ नो हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ आउटलुक के केस में, तो इट मीन यहाँ पे मेरे पास तो आउटलुक जब सनी आता है तो यहाँ पे तीन नो है, ये भी नो है, ये भी नो है, ये भी नो है और 2 यस है। इट मीन मैं सिर्फ आउटलुक अगर सनी करूंगा तो इसकी बेस पे मैं ये सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं टेनिस प्ले कर सकता हूँ या टेनिस प्ले नहीं कर सकता। मैं 100% ये सेपरेट नहीं बता सकता, तो मुझे कोई और यहाँ पे डिसीजन करना पड़ेगा। ठीक है। द सेकंड केस है आउटलुक ओवरकास्ट। यस, आउटलुक जब ओवरकास्ट होगा, जब भी आउटलुक ओवरकास्ट होगा
तो हम टेनिस प्ले कर सकते हैं। सारे सैंपल्स में जितने सैंपल गिवन थे जहां पे आउटलुक ओवरकास्ट था उसकी आउटपुट यस है, तो इट मीन ये हम डिसीजन कर सकते हैं कि जब भी आउटलुक ओवरकास्ट होगा हम टेनिस प्ले कर सकते हैं। इफ आउटलुक इज इक्वल टू ओवरकास्ट देन प्ले टेनिस इक्वल टू यस। तो ये एट्रीब्यूट इस लिहाज से उसको सपोर्ट कर रहा है। थर्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू थी रेन। क्या रेन के केस में भी हम सेपरेट कर सकते हैं कि इफ आउटलुक इक्वल रेन देन टेनिस प्ले यस? तो नहीं कर सकते जी। क्यों? कि हमारे पास 2 नो आ गए और 3 हमारे पास उसमें यस है। तो इट मीन हम आउटलुक इक्वल रेन की बेस पे 100% डिसीजन नहीं कर सकते। तो इट मीन यहाँ पे हमें एक और नोड लगाना पड़ेगा, यहाँ भी हमें एक और नोड लगाना पड़ेगा जो हमें सेपरेट करके देगा, जिसकी बेस पे हम सेपरेट कर सके कि जी यस और नो वाले बिल्कुल सेपरेट हो जाए। जिस तरह यहाँ पे सारे यस वाले आ गए थे, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई नोड मजीद हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें इस तरह का एक नोड सेलेक्ट करना है जो हमें ये डिटरमिन करके दे दे कि किसकी बेस पे हम डिसीजन कर सकते हैं फुल। अब ये हम सिलेक्शन करेंगे कैसे? द सिलेक्शन प्रोसेस इज रिपीटेड यूजिंग द ट्रेनिंग एग्जांपल्स एसोसिएटेड विद ईच डिसेंडेंट नोड। जो नेक्स्ट नोड मैंने कहा था कि आउटलुक इक्वल सनी है, तो उसके नीचे मैं नोड लगाऊंगा, उसको हम डिसेंडेंट नोड कहेंगे। वहां पे हम एक नोड लगाएंगे जो सिलेक्ट करेगा कि बेस्ट एट्रीब्यूट कौन सा होगा, जहां पे वो हमें यस और नो डिसाइड करके दे देगा। तो यहाँ पे हमें एक और नोड लगाना पड़ेगा, आइदर विंड हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या ह्यूमिडिटी हो सकती है। जब आउटलुक तो ऑलरेडी हमारे पास डिसाइड होके आ गया, बाकी 3 एट्रीब्यूट्स थे जो यहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं। उनको हम टेस्ट करेंगे दोबारा, फिर उनकी दोबारा स्टैटिस्टिकल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। जिसकी स्टैटिस्टिकल वैल्यू ज्यादा आएगी वो एट्रीब्यूट यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। So this form a greedy search for acceptable to CNT in which algorithm never backtrack to reconsider earlier choices। और इसमें backtrack नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी हमने एक चॉइस कार बना लेती होती है उसी को आगे हम फॉरवर्ड मूव करना पड़ता है। The central choice in ID3 algorithm is selecting which attribute to test at each node in the tree। तो उसके लिए हमें एक स्टैटिस्टिकल मेजर यूज करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव मेजर that can be say used term as information gain। For this purpose at statistical property called information gain is used। डिफरेंट मेजर्स है कि जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन गेन ही हम यूज करेंगे, एक गिनी इंडेक्स भी है, इंफॉर्मेशन गेन भी है, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। हम सिंपल एंट्रोपी को भी यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज को भी हम यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा मेजर्स हैं, जो भी एक ऐसा मेजर जो डाटा जिसकी बेस पे डाटा की सेपरेशन हो सके, उस मेजर को हम एज अ सेपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। Which attribute is the best classifier? We have to define the entropy। Entropy basically can be used in the formula of the information gain। Information gain को हम calculate करेंगे based upon entropy। Entropy is a measure commonly used in information theory, और entropy characterize the impurity of an arbitrary collection of examples। कि अगर हमारे पास कोई डाटा सेट गिवन है, उसकी हम इम्प्योरिटी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो हम एंट्रोपी से हम कैरेक्टराइज करेंगे। जितनी एंट्रोपी ज्यादा होगी इट मीन उतना डिसऑर्डर ज्यादा होगा, उतना इम्प्योरिटी उसके अंदर ज्यादा होगी, इट मीन डिफरेंट डाटा होगा। और जितनी एंट्रोपी कम होगी इट मीन उतनी रिजेम्बलेंस डाटा के अंदर ज्यादा है। एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करेंगे जी? दिस इज द मोस्ट one of the most famous formula that is known as Shannon entropy। Shannon entropy से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। h of x that is equal to j is equal to 1 to m p of j log of 2 p of j। p stand for probability, क्या हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे हर सैंपल की। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है log of 2 है, जो हम नॉर्मल log कैलकुलेट करते हैं that is log 10, वो डेसिमल log होता है। यहाँ पे हमने log of 2 यूज कैलकुलेट करना है। ये log of 2 कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम आगे देखते हैं। तो जस्ट इस फार्मूला में हमने यूज करना है एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए, माइनस j इज इक्वल टू 1 to m। m इज द नंबर ऑफ क्लासेस, उसके अंदर कितने डिफरेंट
वैल्यूज हैं, वैल्यूज आप कह रहे हैं, या डिफरेंट उसके आउटपुट कितने हैं। अगर हमारे पास आउटपुट क्लास में यस और नो था तो इट मीन ये 2 टाइम चलेगा, एक दफा चलेगा यस के लिए, एक दफा चलेगा नो के लिए। तो पी ऑफ जे लॉग ऑफ 2 पी ऑफ जे, तो जे को हम रिप्लेस कर देंगे यस के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस लॉग ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस समेशन है ना, समेशन को हम सम में डिवाइड सेपरेट कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो log ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। तो इस तरह हम इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेंगे। इंफॉर्मेशन गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंफॉर्मेशन गेन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कंडीशनल एंट्रोपी दैट इज गिवन बाय y such that of x। तो वो हमें यूज करना पड़ता है h of y, y is the entropy of the total data set, total data set की entropy minus entropy of that attribute with respect to that data set। हम किसी एट्रीब्यूट की एंट्रोपी निकालेंगे और उसको टोटल डाटा सेट की एंट्रोपी से माइनस कर देंगे, तो इस तरह हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। जब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो उसमें हम इसको सही कैलकुलेट, और इंफॉर्मेशन गेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे गेन ऑफ एस कॉमा ए, तो इसको हम करेंगे एंट्रोपी ऑफ एस माइनस एंट्रोपी ऑफ a with respect to s, a is the attribute basically। अब log 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? log 2 कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा ये फार्मूला है, डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको हम यूज करेंगे। किसी चीज के भाई आपने log 2 कैलकुलेट करना है तो log 10 कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाई log ऑफ 10 2, और log ऑफ 10 2 जो होता है ये तो फिक्स्ड है, दैट इज इक्वल टू 3.301, और इट मीन जब भी किसी का लॉग कैलकुलेट करना है आप 0.301 पे डिवाइड कर देंगे तो वो log 2 आ जाएगा आपके पास। मतलब मैं कहता हूँ मैंने लॉग कैलकुलेट करना है 5 का, ठीक है, तो मेरे पास तो कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन 10 की होती है, तो मैं log ऑफ 10 की 5 कैलकुलेट करूंगा, तो log ऑफ मेरे पास आ जाएगा 10 का विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये मुझे दे देगा log ऑफ 2 ऑफ 5, ठीक है। तो इस तरह मैं log ऑफ 2 कैलकुलेट कर लूंगा किसी भी नंबर का, तो ये तो हमें पता है फिक्स्ड है कि ये तो इक्वल होती है 0.301 पे, इसलिए हमने जब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे लॉग, तो उस नंबर का लॉग कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड कर दे करेंगे 0.301 पे, तो वो हमें log ऑफ 2 दे दिया करेगा। तो ये नेक्स्ट टाइम हम इसको ये नहीं बताएंगे ये log ऑफ 10 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको या वहां पे हम कैलकुलेशन में 0.301 यूज करेंगे। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं जी कि एक डिसीजन ट्री कंप्लीट करते हैं। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है इस लॉ कैलकुलेट करने में जी? बहुत सर क्लियर है। इट मीन जब भी हम लॉग कैलकुलेट करेंगे उसको 0.301 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका बेस log 2 बन जाएगा। ओके जी, ये हमारे पास डाटा सेट है, अब इसकी हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है और इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एंट्रोपी देखते हैं जी, इंफॉर्मेशन गेन एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे पूरे डाटा सेट की। तो जब होल डाटा सेट की कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में हम इसके जो हमारे ये एट्रीब्यूट्स हैं इसको हमने यूज नहीं करना। जब भी आपने टोटल डाटा सेट की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो आपने सिर्फ आउटपुट वाला जो कॉलम होगा इसको देखना। क्लियर हो गया जी? इट मीन जब आउटपुट वाला कॉलम देखेंगे इसमें हमने एक ये काउंट करना है कितने यस हैं कितने नो है, तो नो काउंट कर लेते हैं, 1 नो 2 3 4 एंड 5, तो इट मीन नो जो है हमारे पास 5 है और जो हमारे पास यस है वो हमारे पास 9 आ गए। तो
तो अब इसको यूज करके हम टोटल डाटा सेट की एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला काम आपने करना है, टोटल डाटा सेट की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग आउटपुट लेबल यस और नो को देख के। तो हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरे पास फार्मूला था माइनस पी log ऑफ 2p। तो अब मैं इसको मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरे पास यस कितने थे 9 और नो कितने थे 5। ये काइंडली कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, तो इसलिए आप ये कैलकुलेशन सही देख लेना। अब इस फार्मूला को मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ जी। तो मैं कह लेता हूँ जी एंट्रोपी ऑफ एस रिप्रेजेंट द टोटल सैंपल्स। तो इसको मैं कर लेता हूँ जी माइनस पी ऑफ यस और log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। ये तो आ गया यस सैंपल की। इसी तरह प्लस करेंगे, सम को कन्वर्ट कर देंगे प्लस से, और माइनस पी ऑफ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। ये हमारे पास आ गया। तो ये एंट्रोपी का बेसिक फार्मूला हमारे पास आ गया। अब P क्या है इसमें? P स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी। हमने लास्ट क्लास में किया था कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कैसे आ जाएगी जी? P ऑफ यस ये आ जाएगी 9/14 जी। ठीक होगा जी। ये कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मुझे बता दे वैल्यू। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या आ जाएगी? नो की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 14 कितना है जी? 0.6428 सर। पॉइंट 6428। तो इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं 6.3 कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। राइट सर। 5 डिवाइडेड बाई 14 क्या आया? सर 0.357। 357 के बाद क्या है? 7 7 के बाद कोई नंबर तो नहीं ना? सर 1 है। बस ये 3.5 यही रहेगा। ठीक हो गया। ये प्रोबेबिलिटीज आ गई, इसको हमने इस फार्मूला के अंदर पुट कर देना जी। ठीक है जी। तो हम करते हैं जी माइनस, ये आ गया जी 0.643। अच्छा जी, अब लॉग कैलकुलेट करना जी। लॉग ऑफ 0.643 डिवाइडेड बाय 0.301। वो हमने कहा था कि 0.301 को उसको डिवाइड कर देंगे। ये कोई काइंडली कैलकुलेट कर दे। ठीक है जी। नॉर्मल नेचुरल लॉग जो 10 है वही कैलकुलेट करना है। इसी तरह माइनस 0.357 और लॉग आ जाएगा 0.357 डिवाइडेड बाय 0.301। ये को कैलकुलेट करके मुझे बता दे। ये माइनस 0.643 ये को बताएगा, ये मैं खुद कर लूं? सर फर्स्ट वाले ब्रैकेट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.68। ये मुझे सेकंड की लॉग से बता कंप्लीट दे। करके बता दूं? लॉग कितना है जी? सिर्फ लॉग की वैल्यू लॉग 643 की वैल्यू है। साइंटिफिक लॉग निकाल लेना। 2.80
2.80 आ रही है सर। लॉग कितना है जी 643 का? 643 का सर 2.80 सर पॉइंट 0.643 है सर। हाँ जी 0.643 है ये। हाँ जी 0.643। और इसका आ रहा है माइनस सर माइनस 0.191। तो इसको हम लिखेंगे माइनस पॉइंट 1917 192 कर लें, 192 कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट आपके पास 7 है। अब इसको 0.301 पे डिवाइड कर दें जी। सर माइनस 0.637। तो ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसको मल्टीप्लाई भी कर दें, 0.643 से मल्टीप्लाई भी कर दें। सर 4.23। कितना? 4.23। 4.23 आ गया जी। ठीक है जी, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। माइनस 0.357, ये लॉग कैलकुलेट करें जी। 0.357 का लॉग कैलकुलेट करें कोई कैलकुलेटर। मोबाइल सबके पास है तो सिंपल उसमें लॉग लिखना पहले। पता नहीं बाद लोगों सर को माइनस 0.447। माइनस पॉइंट माइनस 0.447। 7 के आगे क्या है? 73 है। 7 आ गया जी। अब इसको डिवाइड कर दें 0.301 पे। माइनस 1.48। और माइनस माइनस प्लस आ गया जी। ये माइनस जी सर ये 0.94 निकला है। वो मेरे ख्याल में स्लाइड ही चेंज हो गया, वो तो खत्म हो गया सर। आगे नेक्स्ट स्लाइड कैलकुलेशन है, वही देख लेते हैं। सर ES जो है 0.942 है। हाँ जी, पॉइंट यही आ गया ना, ये 0.942। जी सर। ये स्लाइड नजर आ रही है सबको? यस सर। तो ये कैलकुलेशन हुई है, तो इसकी जब टोटल इंट्रोपी हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज 0.94 आ गई। ठीक होगा जी, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कैलकुलेशन करने में? नो सर। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना हमने। अब हम इंफॉर्मेशन गेन जब कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला ये होगा। एक तो हम उसको लिखेंगे गेन ऑफ एस, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। गेन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब हमने उसका जो गेन है वो किसी ना किसी एक एट्रीब्यूट के रिस्पेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो gain of S mean that is the total data set and it will be represented by entropy of S minus इस wind attribute को आप यूज करना है। summation of S of V divided by S और entropy of S of V। V क्या होगा? V belong to weak, strong। यानी इस वेंड की वैल्यूज क्या है इस एट्रीब्यूट, ये नीचे एट्रीब्यूट गिवन है, इस एट्रीब्यूट में 2 वैल्यूज हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी बिलोंग टू वीक स्ट्रॉन्ग, एस ऑफ वी। इट मीन जब वी बिलोंग टू वीक होगा तो कितने वीक वाले हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एस। और एस तो हमारे पास टोटल एस जो है वो 14 है, और फिर उसकी इंट्रोपी ऑफ वीक निकाल लेंगे। और सम को जब ब्रेकअप करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम आ जाएगा एस ऑफ स्ट्रॉन्ग
डिवाइडेड बाय टोटल एस दैट इज 14 और एंट्रोपी ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो ये फार्मूला हमने गेन का कैलकुलेट करना है थ्रू आउट हमारे आगे कैलकुलेशन में। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे एंट्रोपी ऑफ एस माइनस एस ऑफ वी। एस ऑफ वी बिलोंग टू वीक। इसमें हमने काउंट करने हैं वीक कितने हमारे पास, 1 वीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वीक है। तो ये आ जाएगा एस ऑफ वी आ जाएगा हमारे पास 8। तो टोटल एस कितने हैं 14, दैट इज माइनस 8 डिवाइडेड बाय 14। और एंट्रोपी अब हम कैलकुलेट करेंगे एस ऑफ वी की, माइनस इस सम को अब एक्सपेंड करेंगे, माइनस आ जाएगा दोबारा एस ऑफ स्ट्रॉन्ग। एस ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कितने बाकी कितने बचेंगे 6 डिवाइडेड बाई 14 एंट्रोपी ऑफ एस ऑफ स्ट्रॉन्ग। अब हम एंट्रोपी ऑफ एस जो है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड पे, दैट इज 0.940 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 14 तो वैसे आ गया। अब एंट्रोपी हमने निकालनी है एस ऑफ वी की, वो हमारे पास कैलकुलेट होगी जैसे सेम पिछले हमने कैलकुलेट किया ना वैसे कैलकुलेट होगी, और वो हमारे पास आ जाएगी 0.811। फिर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 14 और एंट्रोपी ऑफ एस ऑफ स्ट्रॉन्ग, इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। एक रूल है अगर किसी भी डाटा के अंदर सेम नंबर ऑफ क्लासेस हो, एक मीन इक्वल यस हो इक्वल नो हो, तो उसकी एंट्रोपी 1 होगी। सेकंड रूल यह है अगर एक क्लास के हैं और दूसरी क्लास का कोई सैंपल ही नहीं है, इट मीन अगर आपके पास 5 यस है और 0 नो है तो आपकी एंट्रोपी 0 होगी। अगेन ये 2 रूल्स क्या हैं, अगर 3 यस है और 3 नो है तो आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप एंट्रोपी उसकी 1 लिख देंगे क्योंकि दोनों यस और नो इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। और अगर आपके पास नो है, दूसरा केस है एक क्लास से बिलोंग कर रहा है और दूसरी क्लास से बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो उस केस में जो एंट्रोपी होगी वो 0 होगी। थर्ड केस होता है कि अनइक्वल होते हैं, कुछ यस ज्यादा होते हैं तो नो कम है, या यस कम है तो नो ज्यादा है, उस केस में हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब इस केस में हम एक सैंपल के तौर पे एंट्रोपी निकाल लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ वीक की, ये कितनी आ रही है। अब वीक के केस में हम देखते हैं कि कितने यस हैं कितने नो है। अब फर्स्ट वीक के केस में ये क्या है, नो, और वीक नो कहाँ पे है, ये भी वीक नो है। बस ऐसे ही है ना, वीक नो और तो नहीं ना कोई। ये 2 सैंपल्स हैं जहां पे विंड वीक है और प्ले टेनिस जो है वो नो है, ये वाला और ये वाला। बाकी जितने वीक हैं वो यस के हैं, लाइक ये तीनों सैंपल वीक यस के हैं। इसी तरह ये दोनों सैंपल वीक जो है ये यस के हैं, और ये सैंपल वीक भी यस का है। इसका मतलब है 2 नो है और 6 जो है वो यस है। अब एंट्रोपी क्या आ जाएगी इसकी, तो हम एंट्रोपी लिख लेते हैं जी, माइनस यस की एंट्रोपी प्रॉपर्टी क्या आ गई, यस कितने हैं 6 7 हाँ जी 7 नहीं वीक के केस में कितना यस है 3, ये आ गया 3 2 5 ये होगा और एक ये होगा 6 है। 6 वहां पे देखना है जहां पे विंड वीक है और आगे आउटपुट यस है, वो 6 केसेस हैं। 6 और टोटल वीक कितने हैं 8, वीक टोटल कितने हैं 8, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 आ गया, और ये हमारे पास आ गया जी ये माइनस और लॉग ऑफ ये पिछला वाला फार्मूला 6 डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइड बाई 0.301, ये तो आ गई यस की। इसी तरह नो की प्रॉपर्टी क्या आएगी 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 नो है ना वीक के केस में, तो इसी तरह लॉग 2 डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 0.301। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आ जाता है 0.811। ये कैलकुलेट किया, इस कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दिया इसको। इसी तरह जब हम स्ट्रॉन्ग का देखते हैं, स्ट्रॉन्ग के केस में सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नो है, स्ट्रॉन्ग नो
और स्ट्रॉन्ग नो। 3 स्ट्रॉन्ग के केस में नो है और 3 स्ट्रॉन्ग के केस में यस है। तो 3 यस है, 3 नो है, इसलिए उसकी एंट्रोपी जो है 1 ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.940 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन गेन आ जाएगा 0.048। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो इस फार्मूला में? सर अगर टाइम है तो इसको काइंडली रिवाइज कर देंगे, ये इम्पोर्टेंट पार्ट लग रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसी को हमने देखना है। देखिए ये फार्मूला है इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने का। किसी भी इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट होना है विद रिस्पेक्ट टू किसी ना किसी एट्रीब्यूट के। अभी सबसे पहले हम एट्रीब्यूट लिया विंड को। आपके पास तो 4 एट्रीब्यूट थे, आउटलुक को भी निकालेंगे, टेम्परेचर का भी निकालेंगे, ह्यूमिडिटी का भी गेन निकालेंगे, विंड का भी गेन निकालेंगे। तो यही कैलकुलेशन आपको चारों एट्रीब्यूट्स पे कैलकुलेट कर अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देख रहे हैं गेन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो इसका फार्मूला बन रहा है एंट्रोपी ऑफ एस माइनस, यहाँ पे ये देख लें जी ये 2 वैल्यूज क्यों आई हैं। ये 2 वैल्यूज इसलिए आई हैं कि विंड की 2 वैल्यूज हैं, वीक है और दूसरी उसकी वैल्यू है स्ट्रॉन्ग। तो वी बिलोंग टू वीक कॉमा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एस ऑफ वी डिवाइडेड बाई एस एंट्रोपी ऑफ एस ऑफ वी। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अगर हम कहते हैं जी नहीं मैं गेन कैलकुलेट करना है जी आउटलुक का, तो गेन एस ऑफ कॉमा आउटलुक इक्वल एंट्रोपी ऑफ एस माइनस, तो आउटलुक की यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, सनी है, ओवरकास्ट है और रेन है। तो वहां पे हमारे पास ये वी बिलोंग टू, ये जो होगा ये आ जाएगा वी बिलोंग टू सनी कॉमा ओवरकास्ट कॉमा रेन, और यहाँ पे आ जाएगा एस ऑफ वी डिवाइडेड बाई एस एंट्रोपी ऑफ एस ऑफ वी। ये बाकी सब सेम रहेगा। तो सिर्फ आपकी यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वी बिलोंग टू वी कॉमा स्ट्रॉन्ग, ये हर एट्रीब्यूट की अपनी अपनी आएंगी, बाकी तकरीबन ये जो कैलकुलेशन है सेम रहेगी। अब इसमें हमने देखना है कि एस ऑफ वी क्या है। वी स्टैंड फॉर वीक, वी स्टैंड फॉर वीक। टोटल वीक कितने हैं? टोटल वीक हमने काउंट किया जी, वीक 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक है जी। तो 8 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 14, ये तो आ गए हमारे पास। और साथ हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे एस ऑफ वीक की, माइनस ये सम है ना, इस सम को हमने एक्सपेंड करना है, माइनस ये आ गया। स्ट्रॉन्ग कितने हैं? स्ट्रॉन्ग इस केस में स्ट्रॉन्ग है 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग है, तो माइनस 6 डिवाइडेड बाई 14 आ गया जी। और एंट्रोपी ऑफ एस ऑफ स्ट्रॉन्ग कैलकुलेट कर लेंगे। अब एंट्रोपी ऑफ एस ऑफ वीक कैसे कैलकुलेट करने हैं? जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में एंट्रोपी ऑफ टोटल डाटा सेट की कैलकुलेट की थी। अब हमने ये देखना है कहाँ कहाँ पे वीक है, कि उसके अगेंस्ट कितने यस हैं कितने नो हैं। तो हमने ये देखा टोटल 8 वीक है और 8 वीक में एक ये नो है और दूसरा वीक ये नो है। तो 2 इसके अंदर वीक ऐसे हैं जहां पे प्ले टेनिस नो है। बाकी 6 सैंपल में वीक ऐसा है जहां पे अगेंस्ट आउटपुट जो है वो यस गिवन है। तो वो हम फार्मूला में हम यूज कर लेंगे जी एंट्रोपी के माइनस 6 डिवाइडेड बाई टोटल कितने सैंपल आपके वीक के 8 हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 लॉग 6 डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइड कर देंगे हम इसको 0.301 पे। 0.301 को हम डिवाइड करें log 2 में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह नो की क्या आ जाएगी, 2 नो के सैंपल हैं, 2 डिवाइडेड बाई 8 लॉग ऑफ ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 0.301। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ये वी की पे पुट कर देंगे, इस तरह स्ट्रॉन्ग का भी देख लेंगे और ये कैलकुलेशन करके हमारे पास गेन आ जाएगा सिर्फ विंड का। अब हमने गेन बाकी भी कैलकुलेट करने हैं, बाकी गेन कैलकुलेट करेंगे।
ह्यूमिडिटी का भी कैलकुलेट करेंगे, विंड का भी कैलकुलेट करेंगे, टेम्परेचर का भी कैलकुलेट करेंगे, सबका कैलकुलेट करेंगे और सबका हम देखेंगे कि अब गेन कितना आ रहा है। जब फर्स्ट टाइम हमने कैलकुलेट किए तो इस ये चारों आउटलुक हमारे पास गेन आ गया जी। आउटलुक का गेन यहाँ पे देखें जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम गेन किसका है? आउटलुक का। तो इट मीन यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम हमने चारों एट्रीब्यूट्स के गेन कैलकुलेट किए हैं तो हमने ये देखा कि सबसे मैक्सिमम किसका है, दैट इज आउटलुक। तो आउटलुक को हम एज अ रूट कंसीडर करेंगे। अभी तक सिर्फ हमने ये डिसाइड किया है कि कौन सा एट्रीब्यूट एज अ रूट नोड सेलेक्ट होगा। तो वो हमने चारों एट्रीब्यूट्स के गेन कैलकुलेट किए, जिसका मैक्सिमम गेन आया उसको हमने एज अ रूट नोड कंसीडर कर लिया। तो अभी हमारे पास ये आ गया कि जी आउटलुक में हमारे पास ऊपर रूट नोड बन जाएगा। अब इसकी 3 ब्रांचेस हमारी बन जाएंगी और 3 ब्रांचेस में हम देखेंगे जी कि क्या आ गया जी। यहाँ पे सपोज जी क्या था, सनी सर था, सनी था। सनी था हाँ जी, जी, सनी यहाँ था। पे ओवरकास्ट था, यहाँ पे हमारे पास रेन आ रेन गया। था। ठीक है, तो ये अब एक ऊपर वाला ये तो हमें डिसाइड हो गया कि रूट नोड जो है हमारा आउटलुक डिसाइड होगा, उसकी 3 ब्रांचेस भी बन गई। अब हमने देखना है कि ओवरकास्ट के केस में सारे यस आ गए हैं या सारे नो आ गए हैं। तो अब हमने ये डिसाइड करना है इसमें, जहां पे कोई सारे डिसाइड हो जाएंगे कि यस और नो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, वहां पे हमने स्टॉप कर देना उसको। अब ये देखें जी, जब हमारे पास आउटलुक इक्वल सनी आया तो हमारे पास ये जो सैंपल्स आ गए जी, D1, D2, D8, D9, D11, ये सनी वाले हैं, ये वाले D1, D2, D8, D9 और D11। अब इसके केस में ये हमने देखना है कि क्या सारे यस हैं या नो हैं। यस। 2 यस है सर। ठीक हो गई। अब इसके केस में हमने ये देखना है कि 3 यस हैं और 2 यस हैं, 3 नो हैं। मसलन इस केस में सनी के इस केस में नो है ये वाला, और इस केस में सनी नो है, 2 नो हो गए। इस केस में सनी नो है जी, तो 3 नो आ गए और बाकी दोनों केस में एस के आ गया, सनी के आगे यस। इसको हमने 2 + 3 - रिप्रेजेंट कर दिया कि इसमें 2 पॉजिटिव सैंपल है, 3 नेगेटिव सैंपल है। इसका मतलब है इफ आउटलुक इक्वल सनी हो तो हम ये नहीं कह सकते यस है और नो है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक नोड और चाहिए जिसकी बेस पे हम फिर डिसाइड कर सकें। अगर हमारे पास आउटलुक ओवरकास्ट आता है तो आउटलुक ओवरकास्ट में केस में एक ये सैंपल है और इस सैंपल के केस में आउटपुट क्या हमारी यस आ गई। फिर हमारे पास ये आउटपुट आ गई ओवरकास्ट है, इस केस में भी क्या आ गया आउटपुट यस आ गई। फिर हमने ये ओवरकास्ट आया, इस केस में भी आउटपुट क्या है यस है। ये भी ओवरकास्ट है, इस केस में भी क्या आ गया यस आ गया। इट मीन जब भी आउटलुक ओवरकास्ट होगा हम टेनिस प्ले कर सकते हैं, यस होगा। तो इसलिए इसके केस में 4 + 0 कि हमारे पास इस केस में तो डिसीजन आ गया ना हमारा कि आउटलुक ओवरकास्ट होगा तो हम टेनिस प्ले कर सकते हैं, यस आ गई, ये फाइनल हो गया हमारे पास। तीसरा हमने देखा आउटलुक इक्वल रेन। रेन के केस में देखेंगे कितने यस हैं कितने नो हैं, तो उस केस में 3 यस हैं और 2 नो हैं। इट मीन यहाँ भी हमें डिसाइड करना है कौन सा नोड आएगा और यहाँ भी हमने डिसाइड करना है कौन सा नोड आएगा। तो एक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, बाकी आपने खुद कैलकुलेट करनी है। अब हमने ये देखना है कि आउटलुक इक्वल सनी होगा तो यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट आना चाहिए। अब हमने ये कैलकुलेशन नीचे हुई है जी, ये हमारे पास 5 सैंपल्स हैं, D1, D2, D8, D9, D11। अब इसके लिहाज से हमने गेन कैलकुलेट करना है, गेन ऑफ एस ऑफ सनी कॉमा ह्यूमिडिटी। अगर आप प्रीवियस स्लाइड को देखेंगे वहां पे हमने लिखा था गेन ऑफ एस कॉमा लिखा था हमने सपोज विंड।
यही लिखा था ना। तो उसका मतलब एस का मतलब ये था होल डाटा सेट, ठीक है। अब हमें सारा डाटा सेट यूज नहीं करना, अब हमने सिर्फ ये सैंपल यूज करने हैं, D1, D2, D8, D9, D11। इसका बेस्ट तरीका ये होता है, आप एक नया डाटा सेट बना लेते हैं, आप एक नया डाटा सेट बनाते हैं और गेन ऑफ कैलकुलेट करते हैं। इसमें आ जाएगा D1 वाला सैंपल, 2 वाला सैंपल, 8 वाला सैंपल, 9 वाला सैंपल और 11 वाला सैंपल। ये 5 सैंपल आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आउटलुक, ठीक है। और यहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएगी, सनी, 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 सनी और ये सारे सनी है। अब हमने इसका कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी के। दूसरा एट्रीब्यूट हमने सेलेक्ट कर लेना है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी में देखना है कि D1 के केस में क्या है, हाई। इसका मतलब है ह्यूमिडिटी यहाँ पे हाई आ गई। D2 के केस में क्या देखना है जी, अगेन उस सनी है तो उसके केस में ह्यूमिडिटी क्या है, हाई, ठीक हो गया जी। तीसरा हमने देखना है 8, सैंपल नंबर 8 सनी है, उसके केस में क्या है, हाई जी। हाई को मैं H लिख रहा हूँ। 9th वाला सैंपल है, 9th के केस में सनी है तो नॉर्मल आ गए, यहाँ पे नॉर्मल सैंपल आ गए। नेक्स्ट में अगेन आ गया 11 के केस में, यहाँ पे नॉर्मल आ गए, नॉर्मल आ गए। अब इन 5 सैंपल के केस में हमने आउटपुट भी देख लिया है, आउटपुट यस है या नो है। तो फर्स्ट सैंपल की आउटपुट क्या है, नो। सेकंड सैंपल की आउटपुट क्या है, नो। 8th की क्या है, 8 सैंपल की भी नो है। और 9th की यस है और 11 की भी यस है जी। तो ये यस आ गया, ये यस आ गया। ये आपका एक नया सैंपल डाटा सेट बन गया। अब इसकी हमने कैलकुलेट करनी है, गेन कैलकुलेट करना है। तो गेन हम कैलकुलेट करेंगे, गेन ऑफ, गेन और यहाँ पे आ जाएगा एस ऑफ सनी, एस ऑफ आउटलुक विद रिस्पेक्ट टू सनी। इस केस में कितने यस हैं कितने नो है, ये हम इंट्रोपी दोबारा कैलकुलेट करेंगे। इसकी इंट्रोपी कैसे कैलकुलेट होगी, कितने यस हैं इसमें, 2 यस हैं और 3 आपके पास नो है। तो इट मीन इसकी इंट्रोपी क्या आ जाएगी, -2 डिवाइडेड बाई 5 log of 2 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह -3 डिवाइडेड बाई 5 log 3 डिवाइडेड बाई 5। जब इसकी इंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो ये इंट्रोपी आ जाएगी 0.970 आ जाएगी। अब हम फिर देखेंगे वो जो फार्मूला था माइनस ये हम कैलकुलेट करेंगे जी, वही समेशन लगाएंगे और हमने यहाँ पे देखना है ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी में या हाई है या नॉर्मल है, तो वो V बिलोंग टू हमारे पास बन जाएगी H, नो, ठीक है। अब हमने वो एक्सपेंड करना है, S ऑफ V डिवाइडेड बाई S, और यहाँ पे इंट्रोपी ऑफ आ जाएगा ह्यूमिडिटी की, ठीक है। अब हमने देखना है कि कितने इसमें हाई हैं कितने नॉर्मल हैं। तो देखिए इसमें कितने हाई हैं, 3 हाई हैं, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, टोटल सैंपल हमारे पास इस केस में 5 हैं, तो -3 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय। अब इसमें ये देखना है कितने इंट्रोपी ऑफ आ जाएगी हाई की, माइनस नो कितने हैं, नॉर्मल कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाई 5 और इंट्रोपी आ जाएगी नॉर्मल की। अब ये यहाँ पे देखिए 0 से मल्टीप्लाई हुआ, क्यों 0 से मल्टीप्लाई हुआ है कि हाई के केस में ये भी नो है, ये भी नो है, ये भी नो है, तो इट मीन हाई के केस में कोई यस है ही नहीं। तो आपको ये बताया था कि अगर एक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और दूसरी क्लास का कोई सैंपल ना हो तो इंट्रोपी उसकी 0 आएगी, आप डायरेक्ट 0 लिख देंगे। यहाँ भी इंट्रोपी 0 आई है,
रीजन क्या है, नॉर्मल के केस में दोनों यस हैं, कोई नो ही नहीं है, तो इसलिए इसकी भी इंट्रॉपी क्या आ जाएगी, जीरो। आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इसकी इंट्रॉपी जीरो हो गई, तो 0.970 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0.970 आ गई। इसी तरह आप गेन ऑफ एस ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, तो अब आप एक कॉलम यहाँ पे और ऐड कर लें टेम्परेचर का। टेम्परेचर के केस में भी हम वही सैंपल ले लेंगे, ये फर्स्ट सैंपल लेंगे, सेकंड ले लेंगे, 8th ले लेंगे, 9th ले लेंगे और 11th ले लेंगे, ये तीनों पांचों सैंपल ले लेंगे, वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसी तरह उनके अगेंस्ट ये नो और यस भी आ जाएगा, तो वो हम इंट्रॉपी यहाँ पे पुट कर देंगे, इंट्रॉपी पुट करके तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो 0.570 आती है, यहाँ पे 0.919 आ जाएगी विंड की। तो इट मीन यहाँ पे गेन ऑफ एस ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी, गेन ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, गेन ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू विंड, तीनों का जब गेन कैलकुलेट किया तो मैक्सिमम किसका आया, ह्यूमिडिटी का। तो इट मीन यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी का एट्रीब्यूट है वो आ जाएगा, और ह्यूमिडिटी के एट्रीब्यूट में आपके पास 2 वैल्यूज हैं, आइदर हाई और नॉर्मल, तो इट मीन यहाँ पे इसकी 2 ब्रांचेस बन जाएंगी। इसका मतलब है जब हाई होगा, हाई के केस में क्या होगा, सारे नो हैं, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी नो, और नॉर्मल के केस में सारे यस हैं, तो यहाँ पे यस आ जाएगा। तो ये इट मीन आउटपुट हमारे पास डिसाइड हो गई है कि जब इफ आउटलुक इक्वल सनी एंड ह्यूमिडिटी इक्वल हाई तो आउटपुट नो होगी, इफ आउटलुक इक्वल सनी एंड ह्यूमिडिटी इक्वल नो देन आउटपुट आपके पास यस आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास एट्रीब्यूट का ये पाथ कंप्लीट हो गया। ओवरकास्ट वाला ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीट है। अब हमने रेन के केस में देखना है, सेम काम जो यहाँ पे हमने ये किया है विद रिस्पेक्ट टू सनी किया है, वो अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेन। और रेन के केस में हमारे पास ये 6 सैंपल हैं, ये 5 सैंपल हैं। अब वो 5 सैंपल रखेंगे, उनके हिसाब से दोबारा आप यहाँ पे देखें आउटलुक भी ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, ह्यूमिडिटी भी आ चुका है, अब आपने सिर्फ यहाँ पे टेस्ट करना है टेम्परेचर को एंड विंड को, कि आइदर यहाँ पे टेम्परेचर आ सकता है या विंड आ सकता है। उन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, जिसका गेन ज्यादा आएगा वो यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपने ये कंप्लीट कैलकुलेशंस करनी है और आपने ट्री डिजाइन करना है।